कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रियल हॉरर स्टोरी। तो हम आज आपके लिए 3 काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी रियल हॉरर स्टोरी लाए हैं। तो लगाइए हेडफोन और मज़ा लीजिए आज की स्टोरी का। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए अपनी पहली कहानी पर। मेरा नाम सुगंधी गोंड है। मैं उत्तराखंड की एक शहर देहरादून में रहती हूँ। लेकिन हमारे साथ जो ये घटना घटी थी वो हमारे गांव उत्तर प्रदेश में ही घटा था। तो मैं आपको अपने गांव का नाम तो नहीं बता सकती। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे गांव में जब हम वहाँ रहते थे तो उस समय हमारे परिवार में मेरे पापा और मम्मी और हम 2 भाई बहन रहते थे। तो मेरा भाई उस समय काफ़ी छोटा था। इसके अलावा हमारे पापा के छोटे भाई अर्थात मेरे चाचा जी और उनकी एक पत्नी भी रहा करती थी। मेरे दादा दादी जी हमें कुछ समय पहले ही छोड़कर चले गए थे। तब से मेरे चाचा जी की देखभाल मेरे पापा ही किया करते थे। और जब वे शादी करने के योग्य हो गए तो उनकी शादी भी मेरे पापा ने एक अच्छी लड़की से करा दिया, ताकि उनमें किसी भी प्रकार के मेरे पापा के प्रति संताप ना रहे और ना ही किसी प्रकार का द्वेष रहे। खैर, मैं आप लोगों को बता दूं कि पापा ने किसी तरह उनकी शादी तो करा दी, लेकिन वे अपने मन के थे। मेरा मतलब है कि वह काम वगैरह नहीं करते थे। बस वे दोस्तों के साथ घूमना और रात को शराब पीकर आते और अपनी पत्नी से झगड़े करते। इस कलह से उस बेचारी चाची जी की ज़िंदगी मानो नर्क सी हो गई थी। और दुर्भाग्यवश वे उस सदमे और रोज़ रोज़ के झगड़े से तंग होकर वो एक दिन अपने कमरे में रात को, जब हम सब गहरी नींद में सोए हुआ करते थे, तो उसी वक्त वे रात को ही अपने शरीर को आग के हवाले कर दी। खैर, उस रात के बाद हम कुछ दिनों तक काफ़ी डरे और सहमे रहते। उस दर्दनाक घटना और उनके जले हुए आधे शरीर को देखकर हम पूरी रात सो नहीं पाते। मैं आपको बता दूं कि उस भयानक दर्दनाक घटना के बाद हम काफ़ी दिनों तक बेचैन से रहने लगे। तो उस दिन की घटना के बारे में मैं बता दूं कि जब हम उस रात उठे तो देखा कि चारों ओर हमारा मिट्टी का घर जल रहा था। लेकिन बाद में पता चला कि उस दिन रात को चाचा जी रात को घर नहीं आए थे। खैर, उस दिन के बाद भी मेरे चाचा जी तो नहीं सुधरे, लेकिन पापा उस दिन के बाद बहुत निराश और पछताने लगे थे कि मैंने अपने शराबी भाई की शादी करा के बहुत बड़ी गलती कर दिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो खैर, हमने किसी तरह अपने चाची के मृत शरीर का संस्कार वगैरह किया और हम अपने घर शांति शांति से रहने लगे। लेकिन शायद हम नहीं जानते थे कि आने वाली भयानक तूफान से पहले की यह शांति थी, जिसका हमें अंदाज़ा नहीं था। तो करीब 3 महीने के बाद हमारे घर में आधी रात को ऐसा लगता जैसे कोई आंगन में भरी कदमों के साथ पायल की आवाज़ के साथ चलता था। और जब हम आंगन में देखने जाते, हमें वहाँ कोई नज़र नहीं आता। खैर, हमने इन सभी घटनाओं को नज़रअंदाज करते गए कि शायद यह हमारी वहम भी हो सकता है। लेकिन फिर हम सोचते कि वहम 1 या 2 दिन हो सकता है, रोज़ रोज़ यह वहम तो नहीं हो सकता। लेकिन इसके अलावा हम कर भी क्या सकते थे, क्योंकि हमारा दूसरा घर और दूसरा रहने के लिए कोई जगह नहीं था। तो हम उसी घर में रहते गए और रोज़ रोज़ इसी घटनाओं से हमारा दिल भी भर गया था। लेकिन किसी तरह सोते जाते और उन घटनाओं को नज़रअंदाज करते जाते। तो एक रात मेरे गांव में हमारे ही किसी पड़ोसी घर में शादी थी। तो मेरे पापा और चाचा जी उस रात बारात देखने और नाच देखने चले गए। हमारे घर में मैं और मेरी माँ ही थी। उस समय मेरा भाई काफ़ी छोटा था। खैर, उस रात जैसे ही 10:30 बजे हम दोनों खाना खाकर और गेट बंद करके अपने कमरे में सो गए। तो अभी हमें सोते हुए 1 या 1.5 घंटे ही हुए होंगे कि मेरी माँ ने तुरंत मुझे जगाया। तो मैंने देखा वे काफ़ी डरी हुई थी, उनके चेहरे पर पसीने थे। तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ माँ, आपने मुझे क्यों जगाया और आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? वो उस रात मानो काँप रही थी, जिसे उस रात उन्होंने कोई बहुत भयानक चीज़ देख लिया हो।
उस रात मेरे बार बार पूछने पर मेरी माँ ने मुझे बताया कि चाची जिस रूम में जलकर मरी थी उसमें से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है बेटी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसमें तो कितने दिनों से ताला बंद पड़ा है और बाहर से भी ताला लगा हुआ है, तो फिर उसमें अंदर कौन जा सकता है? तो उन्होंने मुझे स्वर में बताया कि बेटी उसमें तुम्हारी चाची है जो अब एक चुड़ैल बन चुकी है। बेटा हमारे इस घर में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। खैर सुबह के 4 बजे के करीब मेरे पापा घर आए तो हमने उन्हें सारी रात की बातें बता दी। तो वे बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम लोगों का वहम है, और वे हमें ही डांटने लगे। लेकिन एक दिन जब मेरे पापा जैसे ही उठकर बाथरूम करने के लिए रात को 11 बजे के करीब बाहर गए और वे जैसे ही बाथरूम करके बाहर से वापस आंगन से होते हुए अपने कमरे में लौट ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि आंगन के कोने में एक औरत खड़ी हुई है और उसका मुंह मेरे पापा के दूसरी तरफ था। पहली बार में मेरे पापा सोचे कि वह शायद मेरी माँ होगी जो किसी काम से वहाँ खड़ी होगी। वे तुरंत बिना किसी सोचे उसके पास चले गए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो उन्होंने जैसे ही उसके पास पहुँचे तो पूछा, आप तुम यहाँ क्या कर रही हो और अभी इस रात को? तो मेरे पापा लाख बोलते गए, लेकिन वह मेरे पापा के जवाब को उत्तर नहीं दे रही थी। वो चुपचाप वहीं खड़ी थी। तभी मेरे पापा ने उसके सामने गए और जैसे ही उसके भयानक चेहरा को देखा वो चीख उठे और वहीं बेहोश हो गए। उस रात के बाद जब सुबह हुआ तो उन्हें किसी तरह होश में लाया गया। तो वो बताते हैं कि उस रात उसका चेहरा जला हुआ था और इतना भयानक था कि वो कभी उसे बता नहीं पाए, और वे हमें लेकर उसी सुबह देहरादून आ गए। हमने उस दिन अपने चाचा को भी बोला था कि आप अब इस घर में ना रहें, आपके लिए खतरा हो सकता है, लेकिन वे उस दिन नहीं माने और एक दिन वे भी अपने कमरे में रहस्य रूप से मृत अवस्था में पाए गए। तो मैंने सुना था कि उनके नाक और कान से उस समय खून गिरते हुए पाया गया था। खैर अब उस घर में हम नहीं जाते हैं और हम देहरादून में ही रहने लगे। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि चाचा के मरने के बाद जब पापा उनकी देह के दाह संस्कार करने के लिए गांव गए थे और उनके बाद वे मेरी माँ के साथ जब वापस देहरादून आए तो उस समय के बाद वे बीमार रहने लगे थे और उन्हें भी सपनों में कई बार मेरी मरी हुई वही चाची दिखाई भी देती थी। तो हमने पापा को यहीं के पुजारी को भी दिखाया तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगे और आज वे बिल्कुल ठीक है और हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। लेकिन मैं एक दिन हाल ही में सुनी थी अपने पापा के मुंह से कि चाची अभी भी हमारे कमरे में उसी घर के रूम में अभी भी है और वो हमारे आने का इंतज़ार कर रही है। ये तो मैं नहीं जानती कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मैं कहानी आपको बताई हूँ, उसका एक एक शब्द बिल्कुल सच्ची है। तो आज की हमारी पहली कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं हमारी दूसरी कहानी पर। मेरा नाम अनिल यादव है। मैं गुजरात के राजकोट का रहने वाला हूँ और मैं आपको यह कहानी बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची है। यह कहानी जो मेरे ही साथ घटा था। तो उस समय पूरे देश में उस समय लॉकडाउन लगा था। चारों ओर दिन में भी सन्नाटे छाए थे, तो रात का क्या कहना। कोई अपनी सहायता के लिए भी चिल्लाए तो मानो कोई नहीं सुनता। खैर मैं उन दिनों ट्रक चलाता था और ट्रक से मैं रात को ही गुजरात के सूरत से फल, आलू या फिर कई अनाज के मूंगफली जैसे बोड़े लाद कर मुंबई या दिल्ली के शहरों में जाता रहता था। और इसी तरह पूरे लॉकडाउन मैंने उन सुनसान सड़कों पर दूसरे राज्यों के बाज़ारों या गोदामों में मैंने बहुत से अनाज पहुंचाने का काम किया है। और सच बताऊं तो इसमें मुझे काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। लेकिन एक दिन मुझे ऑर्डर दिया गया कि तुम्हें कुछ गेहूं के बोड़े लाद कर राजस्थान के लिए रवाना होना होगा। खैर उस रात मैं अपने एड्रेस के मुताबिक वहां पहुंच ही गया
और मैंने सामान को उतरवाया और फिर उसी दिन गुजरात के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे उस दिन रात गहराता गया, मुझे ना जाने क्यों लेकिन कुछ अजीब सी ही डरावनी आवाज़ें और कुछ मनहूसियत सा महसूस होने लगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो मेरा मतलब है, मुझे ऐसा लगता कि पीछे से ट्रक से कोई चिल्ला रहा है कि ट्रक रोक दो। तो मैं कुछ देर बाद भी ये बातें सुनकर चलाने लगा और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं होया तो मैंने पासी के एक ढाबे के पास जाकर अपनी ट्रक को रोक दिया और सोचा कि चलो देख भी लिया जाए और खाना भी खा लिया जाए। तो जब मैंने पीछे जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तो मैंने सोचा शायद यह मेरा वहम भी होगा और मैं उस ढाबे पर खाना खाकर उसी रात अपने ट्रक को स्टार्ट करके सुनसान हाईवे पर दौड़ाने लगा। उस रात पूरा इलाका सुनसान और पूरा रोड सुनसान था। कोई भी गाड़ी वाले नहीं दिखाई देते। हाँ, किसी वक्त कोई ट्रक वाले ही दिखाई देते। तो खैर रात के 1 बज गए थे और फिर ना जाने क्यों लेकिन वो आवाज़ें फिर सुनाई देने लगी, मानो कोई चिल्ला रहा हो कि ट्रक रोक दो। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इस सुनसान जंगल में ऐसे ट्रक को नहीं रोक सकता और मैं और गाड़ी भगाता गया। लेकिन उस रात कुछ दूरी जाने पर ट्रक बंद हो गई। मैंने उस रात बहुत ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश किया। मैंने पूरा चेक भी किया लेकिन कुछ भी खराबी नहीं था। मैं समझ गया कि मेरे साथ कुछ अनहोनी ज़रूर होने वाली है। मैं तुरंत उसी समय गाड़ी में जाकर बैठ गया और किसी ट्रक वाले का इंतज़ार करने लगा। तो तभी 10 या 15 मिनट के बाद एक आदमी ना जाने कहाँ से मेरे गेट के सामने आकर अचानक सा मेरा गेट खटखटाने लगा। वह दिखने में कोई नौजवान युवक लग रहा था। तो मैंने पूछा कि आप कौन हो भाई? वह उस रात मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। तो मैं बार बार पूछता कि तुम इस रात में इस अनजान सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? तो वह बोला, तुम पहले अपना गेट खोलो, तब मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। तो मैंने बोला, लेकिन भाई मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम अपना नाम और स्थान भी नहीं बता रहे हो। मैं ऐसे कैसे अपना गेट खोल दूँ और ऐसे सुनसान जंगल में? तो वह उसी समय मुझसे हाथ जोड़ने लगा और रोने का नाटक भी करने लगा ताकि मैं किसी तरह अपना गेट खोल दूँ और उसे ट्रक में चढ़ने को बोल दूँ। लेकिन उस रात भगवान का शुक्र है कि मैंने गेट नहीं खोले, क्योंकि मैं जानता था कि यह ज़रूर कोई इंसान नहीं हो सकता, वरना यह मेरी बातों का जवाब ज़रूर देता। लेकिन वह आदमी मेरी किसी भी बातों का जवाब नहीं दिया। तो खैर मैं समझ ही गया कि इस तरह गेट नहीं खोलेगा। तो वह पिशाच कुछ समय के बाद समझ ही गया कि मैं इस तरह गेट खोलने वाला नहीं हूँ। तो वह तुरंत अपने असली रूप में आ गया और तो मैंने उस रात उसकी हंसी और उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह एक पिशाच था जो मुझे मारकर उस रात मेरा खून पीने आया था। उसकी आंखें सिर्फ एक ही थी, नाक कटा हुआ, होंठ नहीं थे और उसकी गर्दन टेढ़ी थी। मैं उसे देखकर वहीं कांपने लगा। तभी देखा तो एक ट्रक वाला आ रहा था। वो तो शुक्र है कि उसने मुझे ट्रक खड़े हुए देखकर अपनी ट्रक को भी रोक दिया और बोला, क्या बात है दोस्त, गाड़ी ख़राब हो गई है क्या? वह एक पंजाबी अंकल थे। तो मैंने कहा, मेरी ट्रक स्टार्ट नहीं हो रही है। खैर उसने चेक किया और कहा, अब जाकर स्टार्ट करो। तो मैंने जैसे ही स्टार्ट किया मेरी ट्रक स्टार्ट हो गई। तो मैंने उनका धन्यवाद किया और जब मैंने गेट से देखा तो वह जंगल के एक पेड़ के पीछे मेरा अकेला होने का फिर से इंतज़ार कर रहा था। मैंने तुरंत से अपनी गाड़ी भगा दी और उस रात के बाद यह समझ नहीं पाया कि वह आखिर कौन था और मुझे क्यों मारना चाहता था। खैर मैं अब यह फैक्ट्री में काम करने लगा हूँ और मैंने ट्रक चलाने का काम छोड़ दिया है और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। तो आज की हमारी दूसरी कहानी भी समाप्त होती है। चलिए चलते हैं अगली कहानी पर। मेरा नाम विनीत दुबे है। मैं बिहार के ज़िले भागलपुर का रहने वाला हूँ।
और मेरा गांव का नाम कठुआ है। तो मैं आपको यह कहानी बताने जा रहा हूँ, वह बिल्कुल सच्ची घटना है। तो आज से 6 साल पहले मैं इंजीनियरिंग का पढ़ाई करने के लिए मैं चेन्नई गया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं पहली बार गया तो मैं कई दिनों तक अपने चाचा जी के साथ ही उनके घर में रहता था। हालांकि वहाँ हॉस्टल तो था, लेकिन वहाँ लड़के रहते थे और अपनी पढ़ाई करते ही थे, लेकिन उसमें खाना अच्छा नहीं मिलता और हॉस्टल भी काफ़ी गंदगी से भरी हुई थी, क्योंकि वहाँ के काम करने वाले लोग कई कई दिनों तक सफाई करने नहीं आते और लड़के जो वहाँ रहते उन्हें सिर्फ रहने से ही मतलब था। खैर, मैं अपने चाचा जी के साथ लगभग 2 से 3 महीने तक ही रहा हूँगा और फिर मुझे भी मजबूरी से उसी हॉस्टल को फिर से रहना पड़ा, क्योंकि हमारा कॉलेज चाचा के रूम से बहुत दूर पड़ता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना अलग से ही खाना बना लूँगा और मैं वहाँ रहने लगा। तो ऐसे ही समय बीतता गया और मुझे वहाँ कई लड़कों से दोस्ती भी हो गया। तो एक रात अचानक सी बाथरूम जाने का मन किया। तो जब मैं अपने मोबाइल के समय देखा तो रात के 12:30 बजने वाले थे। मैं घड़ी का समय देखकर चिंतित हो गया कि यह क्या हो गया यार, रात को ही ऐसी नौबत आनी थी। मैं आपको एक बात बता दूं कि वह हॉस्टल इतना बड़ा था कि वहाँ एक साथ 1000 से भी ज़्यादा लड़के रह सकते थे। खैर, मैं आपको अपनी मन की बात बता दूं कि उस रात अकेले अपने रूम से बाहर नीचे बाथरूम करने जाने में डर लग रहा था, और वो भी 12:30 बजे के करीब। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने दोस्तों को उठाकर उनके साथ ही जाऊं, लेकिन वे उठ ही नहीं रहे थे। खैर, किसी तरह मेरा एक दोस्त जिसका नाम माथुर था वह जाग ही गया। तो उसने भी कहा कि चलो, मुझे भी बाथरूम जाना है। खैर, उस रात चारों ओर सन्नाटा पसरा था। तो हमें अपनी ऊपरी मंजिल से सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की मंजिल पर जाना था। चारों ओर सन्नाटा और झिंगुर की आवाज़ें आ रही थी और जैसे लगता कि उस रात हमें कोई चुपके से देख रहा है और हम पर नज़र बनाए हुए है। तो खैर, हमने बाथरूम किया और मैं बाथरूम से निकला तो मेरा दोस्त अभी भी बाथरूम में ही था। तो मैंने उसकी आवाज़ दी कि अब कितना देर लगेगा। तो ना जाने उस रात लेकिन वह आवाज़ नहीं दे रहा था। मैंने काफ़ी गेट भी पीटा, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी डर गया कि आखिर वो मेरे ही साथ आया था और इस बाथरूम में मेरे साथ गया, लेकिन आखिर में वो गेट क्यों नहीं खोल रहा है, उसे क्या हो गया है। मैंने तुरंत वापस मुड़ा और अपने कमरे में जाकर अपने दोस्तों को जगाने की जैसे ही कोशिश की तो देखा कि वह मेरा दोस्त माथुर अपने बेड पर सोया हुआ है। मैं उस दृश्य को देखकर काफ़ी हैरान हो गया और मैं सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ जो बाथरूम करने नीचे गया तो आखिर वह कौन था। मैं इस दृश्य को देखकर और उस रात इस घटना को देखकर काफ़ी डर गया। तो सुबह मैंने ये सारी बात अपने दोस्तों को भी बताई, लेकिन उन्होंने मेरे बातों को विश्वास नहीं किया। लेकिन यह तो मैं ही जानता था कि उस रात मेरे साथ वह घटी घटना बिल्कुल सच्ची थी। तो उस दिन के बाद मैं काफ़ी डरने से लग गया और मैंने उस हॉस्टल को आखिर छोड़ ही दिया। और आज तक मैं समझ नहीं पाया था कि उस रात आखिर मेरे साथ जो गया था वो आखिर कौन था। खैर, कुछ दिनों के बाद पता चला कि उस हॉस्टल में ऐसे असाधारण गतिविधियां होती रहती हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादा लोग या फिर ज़्यादा लड़के नहीं रुकते और सफाई करने वाले भी बहुत कम समय के लिए ही वहाँ आते हैं। तो आज की हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी होगी। आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। खैर, कोई बात नहीं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के रियल और काफ़ी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।